हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले दिन जो है हम लोग ये प्रैक्टिस सेट जो लेकर के आए थे, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने आपको कंप्लीट करा दिया था क्वेश्चन नंबर 35 तक, ठीक है। जो भी दोस्त नहीं जुड़े थे पिछले क्लास में, उनको मैं बता दूं कि मैं लगातार जो है अभी स्पेशली जो जेएसएससी सीजीएल है या फिर जेटेट या जो भी अन्य एग्ज़ाम आने वाले हैं, जेटेट मेंस का और स्नातक स्तरीय जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है। नागपुरी भाषा पेपर 2 के लिए जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए। और उसमें नागपुरी का शिष्ट गीत हो या लोकगीत कह सकते हैं, या आपका शिष्ट कथा या लोक कथा या फिर व्याकरण, ठीक है। इन सारे चीज़ का प्रैक्टिस जो हम एक एक करके आपको ला रहे हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे कि ग्रामर का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक आपको डिस्क्राइब कर दिए थे डिटेल में, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है इसको कंप्लीट करने के बाद आपको मिल जाएगा। आज इससे आगे चलते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए, ठीक है। चूँकि ज़्यादा बकवास करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, और सीधे सीधे हम टॉपिक में आते हैं। और जैसे जैसे टॉपिक में हम आएंगे, जहाँ नहीं ये बात क्लियर होगा तो हम वहीं पर जो है डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, देखिए। तो सीधे सीधे क्वेश्चन 35 पढ़िए। ये कहता है कि लिंग कर विचार से चरे कौन किस्म कर लिंग है के, ठीक है। जो लिंग आप या तो हिंदी में पढ़ते हैं या स्त्रीलिंग, हिंदी में पढ़िए या नागपुरी में पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए, है ना। तो लिंग के लगभग जो है वह एक ही चीज़ हम लोग देखते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। या उभय लिंग हम लोग कह सकते हैं। ये हम लोग कहेंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभय लिंग। अब आपको पता है इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। उभय लिंग उसको बोलते हैं जो वैसे छोटे छोटे जीव, ठीक है, जो कि ना तो स्त्रीलिंग में हम लोग उसको काउंट करते हैं ना तो पुल्लिंग में। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे मान लें यहाँ तक कि जो शिशु है, छोटा बच्चा है, तो उसको भी हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं लाते हैं। वो छोटे बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंग के अंदर लाएंगे। समझ में आ गया। तो वैसे जो छोटे जीव होते हैं, ठीक है, उसको उभयलिंग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया है 35 में कि लिंग के विचार से जो है चरी। अब चरी जो एक छोटा जीव है, तो चरी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर सही होगा, अर्थात ऑप्शन सी उभयलिंग, ये सही आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपके है सामने, देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 आपके सामने है, देखिए पढ़िए फटाफट। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि नागपुरी वाक्य रचना में लिंग बदले से क्रिया रूप में का प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नागपुरी के जो वाक्य हैं, है ना, तो नागपुरी के वाक्य में, नागपुरी के वाक्य रचना में, है ना, नागपुरी के वाक्य रचना में लिंग के बदलने से क्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर हम ये बोल देते हैं कि राम भात खालक, शब्द क्या यूज किया गया है, राम भात खालक। समझ में आ गया। अब यहाँ पे राम क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। वैसे ही एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, राम की जगह हम यह डाल देते हैं यहाँ पे सीता, ठीक है। तो सीता भात खालक। अब इस शब्द में देखिए, राम भात खालक या सीता, राम था पुल्लिंग और सीता जो हो गया वह स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के आने से भात खालक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नागपुरी में नहीं हुआ ना, नागपुरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि यदि हम ये बोलते हिंदी में, तो हम लोग क्या बोलते, राम भात या खाना खाया, यही बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सीता भात या फिर खाना खाई। अब देखो क्रिया बदला कि नहीं बदला, तो हिंदी में जो है वो बदल गया, ठीक है। एक जगह आया भात खाया, दूसरी जगह आई भात खाई, तो हिंदी में बदल रहा है। लेकिन
लेकिन क्या होगा, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश बोलते हैं, नागपुरी में नहीं बदलता है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नागपुरी वाक्य रचना में हिंदी, थोड़ा सा रुकिएगा, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, नागपुरी वाक्य रचना में लिंग बदले से क्रिया रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्रिया रूप में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया के रूप में कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। क्यों प्रभाव नहीं आ रहा है, चूंकि हम लोग नागपुरी में यदि हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बदल देते हैं तो क्रिया नहीं बदलता है, वर्ब नहीं बदलता है। जैसा मैंने बताया था कि राम भात खालक या सीता भात खालक। ठीक है, राम पढ़लक या सीता पढ़लक। ठीक है, राम स्कूल गेलक या सीता स्कूल गेलक। लेकिन हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो राम स्कूल गया, सीता स्कूल गई, बदल गया ना। तो इस तरह से याद रखने का है कि नागपुरी में, है ना, किसके वजह से, नागपुरी में क्रिया लिंग के बदलने से क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए, ये बात आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 36 कहता है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम कर कौन रूप हमरे इन, हमरे के में क्या लिया हुआ है, इन प्रत्यय के जोड़ से हमें क्या है, बहुवचन रूप बनाएगा। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को जब तक नहीं समझिएगा तो फिर समझ में भी नहीं आएगा और बना भी नहीं पाइएगा। तो क्वेश्चन को समझना कंपलसरी होता है। अब उत्तम पुरुष, यहाँ बात किया गया है उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम कर कौन रूप में, हमरे इन प्रत्यय के जोड़ के। अब हमरे में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमरीन। हमरे में इन प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा, हमरीन। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम कर। अब पहले तो ये पुरुष समझा दें, जो बच्चे या जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं उसको हम समझा दें कि अगर आप पुरुष में बात करते हैं तो पुरुष को हम लोग 3 प्रकार से, है ना, डिवाइड करते हैं। जिसमें प्रथम होता है उत्तम पुरुष, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। सेकेंड में क्या आता है, मध्यम पुरुष। अच्छा, प्रथम पुरुष यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, पुरुष कितने प्रकार के आएंगे, पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा में है मध्यम पुरुष और तीसरा में है उत्तम पुरुष। ठीक है, और प्रथम पुरुष में अगर हिंदी में देखते हैं तो क्या आता है, वह, वे दोनों और वे लोग। ठीक है, तो नागपुरी में क्या आएगा, है ना, अगर पहले हम हिंदी में ही समझा दें, वह, वे दोनों, ठीक है, और फिर क्या आता है, वे लोग। ठीक है, तीसरा में क्या आ जाएगा, वे लोग। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम पड़ जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर स्पेस नहीं बन रहा था लिखने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर आपके सामने चलिए लिख दिया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष में, अब देखिए पुरुष 3 प्रकार का मैंने बताया। ये देखिए प्रथम पुरुष, ठीक है, 3 प्रकार का जो पुरुष है, इसमें से कौन कौन सा है 3 प्रकार का, देखिए। तो पहला, ठीक है, तो पहला प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष, इस प्रथम पुरुष में क्या क्या आप देख पा रहे हैं, उमन या उमने। नागपुरी में अगर हम बात करें तो क्या है, उमन या उमने। इसको जो है हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो होता है वह या वे लोग। ठीक है, अगर वैसे संस्कृत में होता है वे दोनों वे लोग, लेकिन नागपुरी में लोग सीधे 2 वचन को देखेंगे तो वह और वे लोग। समझ में आ गया। मध्यम पुरुष में क्या होगा, तोय या तोहरे मन या तोहरे मने। ठीक है, यानी तोय का क्या होगा, तुम या तुम लोग। समझ में आ गया, क्या होगा, तोय या तोहरे मन या तोहरे मने। यहाँ होगा मोय, मतलब हम। ठीक है, मैं। समझ में आ गया। तो हिंदी में मैं को मोय बोलते हैं, मोय या फिर हमरे। ठीक है, तो उसके साथ अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह हमरे मन या हमरे मने। लेकिन यहाँ पर सबसे चीज़ बड़े समझने वाला बात यह है कि यहाँ पे मन या मने का यूज नहीं किया है। यहाँ पे किसका यूज किया गया है, इन। क्या जोड़ना है, इन। अब हमरे में यदि हम इन जोड़ते हैं तो क्या होगा, हमरीन। आप सुने होंगे आप, ठीक है, हमरीन के। ठीक है, तो हमरीन के, इस तरह से यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे क्या होगा, अगर हमरे में इन अगर प्रत्यय, अब प्रत्यय किसको बोलते हैं,
ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए या सभी को पता भी होगा, और नहीं पता है तो हम आपको बता दें, ठीक है, कि प्रत्यय क्या होता है ना। प्रत्यय, जो बच्चा को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको बता दें कि प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में जुड़ता है। क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है ना। और जो शब्द के अंत में जुड़ने से क्या होता है, उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो ऐसे शब्दांश को, यानी शब्द का टुकड़ा को, शब्द का अंश को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बात यहाँ पे कहा गया है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए, कि जैसा यहाँ पे प्रश्न है उसके हिसाब से हमरे में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? इन। तो अगर हमरे में इन प्रत्यय जोड़ेंगे, यहाँ देखिए हमें यहाँ दिए हैं कि हमरे में अगर इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? हमरिन। और ऐसा ऑप्शन है क्या? यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मोर, मोके, मोए और देवल में से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवल में से कोई नहीं। तो इसके हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रश्न क्या कहता है? देखिए प्रश्न क्या रहा है कि पीटर शांति नौरंगी कर अनुसार नागपुरी भाषा में कई ठो समास है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पीटर शांति नौरंगी के अनुसार नागपुरी भाषा में कितने समास हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। 8, 7, 6 या 5, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, पीटर शांति नौरंगी के अनुसार जो है, जैसा हिंदी में जो समास है, हिंदी में कुल मिलाकर के कितने समास होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे अच्छा से तो वहाँ पे 6 समास हैं, ठीक है। हम बता भी दे रहे हैं कि करके कौन सा है, लेकिन जो पीटर शांति नौरंगी का जो बुक है, पीटर शांति नौरंगी के अनुसार जो है वो 5 समास हैं, ठीक है। 5 समास हैं, उसमें से एक समास के द्विगु समास को नहीं लिया गया है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं समास का। अब यहाँ समास में से कौन कौन सा समास के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो एक एक करके अगर हम देखें, तत्पुरुष समास, किसका किसका बात किया गया है? तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे आ जाइए, कर्म धारय समास, ठीक है। फिर द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। क्या है? द्विगु समास। वैसे ही चौथा में क्या है? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। 5वां में है द्वंद्व समास, और 6ठा में है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल बताइए कितने समास हो गए? कुल मिलाकर के 6 समास हो गए। तो हमने अभी बताया कि पीटर शांति नौरंगी जो है ना, पीटर शांति नौरंगी जो है, इनके अनुसार मात्र कितने हैं? मात्र 5, ठीक है। केवल 5 भेद हैं, किसके? समास के। अब 5 भेद है तो इसमें से कौन कौन है और कौन नहीं, ये भी आपको जानना पड़ेगा, तो एग्जाम किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो इसमें तत्पुरुष समास पीटर शांति नौरंगी के अनुसार है, कर्मधारय समास भी है ना, बहुब्रीहि भी है, द्वंद्व भी है और अव्ययी भाव है। तो क्या नहीं है? ये द्विगु समास जो है ये नागपुरी में नहीं है, यानी कि नागपुरी में द्विगु समास नहीं है। इस तरह से मात्र 5 समास हुए। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसा आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो ये 5 समास मैंने बता दिया और डिटेल में बताया कि कैसे कैसे है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कि कौन नागपुरी व्याकरण किताब में, क्या कहता है दोस्तों, कौन नागपुरी व्याकरण किताब में व्याकरण आचार्य 8 गो समास पर जानकारी दे हैं। अब अभी हमने बताया आपको कि इनके क्या है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमने किसके बारे में बात किया, ठीक है। अभी हमने बात किया
पीटर शांति नौरंगी के बारे में। और पीटर शांति नौरंगी क्या बोलते हैं कि उनके अनुसार मात्र 5, कितने, मात्र 5 ही जो है समास हैं, ठीक है, जिसमें से जो है उन्होंने द्विगु समास को नहीं लिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आचार्य कौन से किताब में जो है 8 समास के बारे में बात किया गया है। अब यहाँ कौन किसके बारे में आचार्य कहा गया है, किनको कहा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 में कि कौन नागपुरी व्याकरण में, नागपुरी किताब में व्याकरण आचार्य जो है। अब व्याकरण आचार्य इसमें किसको कहा जा रहा है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी को। किसको कहा जाता है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, ठीक है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो है, इनके अनुसार कुल मिलाकर के कितने, 1 2 नहीं 8, है ना, 8 समास बताए गए, ठीक है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा जो है। और तो ये कह रहा है कि इस कौन से बुक में ये 8 बताए गए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। बुक जो है आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है, ये कौन से बुक हैं, 4 ऑप्शन है, देखिए एक एक करके। पहला बुक का नाम है कि नागपुरी सदानी व्याकरण, ठीक है, क्या है, नागपुरी सदानी व्याकरण। दूसरा है नागपुरी कर मानक व्याकरण। तीसरा है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। और चौथा है नागपुरी भाषा। तो ये कौन सा बुक में जो है व्याकरण आचार्य कौन, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो है वो 8 समास का जिक्र किए हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनके द्वारा जो है जो लिखा गया बुक है, जिसका नाम हम आपको बता दें कि इस बुक का नाम है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, ठीक है। इस बुक में जो है इन्होंने 8, कितने, 8 समास के भेद का जिक्र किया है। अब आपको हम थोड़ा सा लेके भी चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि डिटेल में हम आपको बताएंगे। ग्रामर नहीं भी पढ़े हैं तो आप जो है आपको ऐसा लगेगा अगर साथ में पूरा ग्रामर भी डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो चलिए बताते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कौन से 8 समास के बारे में बताया है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे हमने अभी बताया कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, ठीक है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, है ना, इनके अनुसार जो है कितने, 8 समास हैं, यानी कि 8 प्रकार के समास हैं, ठीक है, समास के प्रकार है, समझ में। अब ये कौन कौन से हैं, तो पहला जैसे मैंने बताया था, ठीक है, किसी को आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही भाव, ठीक है, अब यही भाव समास तो है ही, ठीक है। दूसरा इन्होंने तत्पुरुष समास भी लिया है। तीसरा कर्मधारय भी लिया है, कर्मधारय भी लिया है। चौथा बहुव्रीहि समास भी लिया है इन्होंने, ठीक है। पांचवा बहुव्रीहि समास के बाद जो है द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है स्पेलिंग, चलो मिटा देते हैं फिर से। हाँ, द्वंद्व समास हो गया। छठा क्या छूट गया, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। देखिए ये 6 जो है, ये 6 समास जो है आपको हिंदी में भी जनरली देखने को मिलता है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 समास इन्होंने कहाँ से ले आया, कौन सा समास है, तो 7वां नंबर में है नए समास, क्या है, नए समास। और 8वां नंबर में है ना, वह है मध्य पद विलोपी, क्या है, मध्य पद विलोपी समास। तो मध्य पद विलोपी समास जो है, इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने समास हो गए, 8। तो आपको ये याद रखना है कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा जो है 8 प्रकार के समास का जिक्र किया गया है, जबकि पीटर शांति नौरंगी के द्वारा मात्र 5 समास का जिक्र किया गया है, जिन्होंने द्विगु समास को नहीं लिया है, ठीक है। अब बात करें अगर हम इसके बारे में डिटेल में, तो हम डिटेल में भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसलिए डिटेल क्लास में अगर आप बोलेंगे तो हम डिटेल क्लास अलग से आपको ले करके आएंगे, जिसमें बहुत ही ईजी है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद क्या होता है, अभी हम थोड़ा सा बता दें, अगर हम आए हैं तो यहाँ तक लिखे दिए हैं। अव्ययी भाव का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, जैसे यथा संभव, है ना, अव्यय जो बदलता नहीं, यथा संभव, यथा बदलेगा नहीं, ठीक है, यथा संभव, ठीक है, यथा अनुसार,
या यथाशक्ति, है ना, पेट भर, यानी भर, पेट भर में हम लोग क्या बोलते हैं, पेट भर करके या पेट भर। तो इस तरह से जो पहला अव्यय हो, अव्ययी भाव है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तत्पुरुष में क्या होता है कि कोई भी ऐसा समास हो, ठीक है, जिसमें अगर हम समास को समासिक विग्रह करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो कारक के जो चिन्ह होते हैं, जो विभक्ति होते हैं, उसका प्रयोग होता है। जैसे ने, में, पर, को, से, के, कोली, है ना, इस तरह से जो है वो तोड़ेंगे तो ये समास में टूटता है। ये हम नियम बता दें, क्योंकि आपको दो तरीके से होता है। वैसे द्वंद्व समास आप लोगे तो दो समास के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, या फिर जब तोड़ोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, और जैसे राजा रानी, तो क्या आएगा, राजा और रानी, हाथ पाँव, हाथ और पाँव, इस तरह से। तो अभी हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम इसको जब डिटेल में आएगा तो हम बता देंगे। अभी हम सीधे सीधे चलते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है, देखिए कि मोए काइल रांची जामू, या सॉरी, मोए काइल रांची जरूर जामू, प्रस्तुत वाक्य कौन काल में आहे। प्रश्न कह रहा है कि हम कल, यानी मैं कल रांची जरूर जाऊंगा, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो क्या बोल रहा है, मैं कल रांची जरूर जाऊंगा। तो इस तरह का जो शब्द है ये कौन काल में, किस काल में। दोस्तों 4 ऑप्शन है, भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, आज्ञार्थक भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। ये 3 को बताया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको काल के बारे में डिटेल जानकारी होना चाहिए, काल के बारे में डिटेल पता होना चाहिए, तभी जा करके आप एग्जैक्ट जो है इसका उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिटेल में भी आपको बता देते हैं और ऐसे भी बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सबसे पहले बात यहाँ पे क्या कहा गया है वो देखिए कि मैं कल रांची जरूर जाऊँ। तो बात कर रहा है कि मैं कल रांची जरूर जाऊंगा। तो ऑब्वियसली इस तरह का बात जो है वो भविष्यत काल का तो बात है ना, भविष्यत काल तो होगा। तो यहाँ पे हम क्या पहला कोई टिक मार दे, नहीं, भविष्यत काल के बाद पूरा ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे कि भविष्यत काल में बाकी भी तो भविष्यत काल का है। ऐसा नहीं कि बाकी अगर पहला भविष्यत काल का रहता और बाकी जो है और कोई दूसरे काल में रहता, भूतकाल या वर्तमान काल, तो हम पहला को टिक मार सकते थे। लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन भी जो है भविष्यत काल का ही, यानी कि इसी के भेद हैं। अब इसी के 3 भेद होते हैं दोस्तों, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, फिर तीनों के अलग अलग 3 हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिए, वर्तमान काल के जैसे होते हैं वैसे ही भविष्यत काल के भी ये में टूटेंगे। तो भविष्यत काल के 3 वेद कौन कौन से होते हैं, एक होता है सामान्य भविष्यत काल, ठीक है, क्या क्या होता है, एक होगा सामान्य भविष्यत काल, दूसरा होता है आज्ञार्थक भविष्यत काल और तीसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा हम आपको बता दें तब अब हम आंसर की ओर जाएंगे। पहले तो यहाँ तक समझ लेते हैं सामान्य भविष्यत काल क्या होता है। भविष्यत काल वैसी समय के बाद उस मतलब किसी भी जब कोई काम जो है वो भविष्य में होने वाला है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, भविष्यत काल। और सामान्य में क्या होगा, सामान्य भविष्य में क्या होगा कि वह काम जो है वह सामान्य रूप से होगा यदि, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मोए पढ़मो या मोए रांची जामो, मोए स्कूल जामो, वो स्कूल जो वो परीक्षा लिखी, इस तरह का जो शब्द है तो ये क्या है, भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ सॉरी समान भविष्यत काल में क्या आएगा, इसमें समान भविष्यत काल। चलिए हम एक एक बार थोड़ा सा हम डिटेल में बता ही दें, उसके बाद ही हम सीधे सीधे आंसर में आएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या बात किया, भविष्यत काल के बारे में। तो चलिए अगर बात करते हैं भविष्यत काल, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी में भविष्यत काल। तो भविष्यत काल को हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो मुख्य रूप से 3 भाग में हम लोग बांटेंगे, सामान्य या साधारण, ठीक है, सामान्य या साधारण भविष्यत काल, हम शॉर्ट में भवि लिख दिए, ठीक है। तो समान भविष्यत काल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाता है, समान भविष्यत के बाद दूसरा में क्या आ जाएगा यहाँ पे, संभाव्य, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एक संभाव्य भी होगा, ठीक है। तो पहले तो लिख लेते हैं आज्ञार्थक, आज्ञार्थक भविष्यत काल, ठीक है। और तीसरा है संभाव्य, संभाव्य
भविष्यत काल। हम तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देते हैं तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, चूंकि हमने क्या कहा, समान भविष्यत काल। अब समान भविष्यत काल के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करें। समान भविष्यत काल क्या होता है, जैसे मोए क्या कहता है कि मोए भात खाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं मोए भात खाबू, ठीक है, या खामू, या खामू बोल सकते हैं, मोए भात खामू, ठीक है। ओ स्कूल जई, ओ स्कूल जई, ठीक है। या फिर राम किताब पढ़ी, किताब पढ़ी। तो इस तरह का जो बात है, ये इसमें भविष्य के बारे में सीधे सीधे टारगेट करके ये बोल रहा है ना। तो ये सामान्य, ये सब किसका उदाहरण है, समान भविष्यत काल का उदाहरण, ठीक है। ये समान भविष्यत काल में ये काम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात अगर हम करें आज्ञार्थक का, ठीक है, तो आज्ञार्थक में क्या होगा, आज्ञा देना। आज्ञार्थक में क्या हो जाएगा, आज्ञा देना, ठीक है। अब हम चले आते हैं आज्ञार्थक में, तो हम आ जाते हैं आज्ञार्थक। तो आज्ञार्थक में क्या हो जाएगा, आज्ञा देना, आज्ञा देना, यानी कि आज्ञा देना या फिर प्रार्थना करना भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वो स्कूल जात रही, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो स्कूल जात रही, मतलब आज्ञा दे रहा है उसको करने के लिए, ठीक है। या तोय काम करत रहबे, ठीक है। तो तोय काम करत रहबे, ठीक है, या तोय काम करत रहबे, रहबे हो सकता है, या फिर यहाँ बोल देगा तोय काम करत रह, ठीक है। रह नहीं यूज करेंगे, यहाँ रहबे का ही यूज करेंगे, तोय काम करत रहबे, ठीक है, क्योंकि फिर वो वर्तमान में आ जाएगा, तो तोय काम करत रहबे, ठीक है। तो इस तरह का जो वर्ड यूज किया जा रहा है, ये क्या है, किधर आज्ञा दे रहा है, ठीक है, और भविष्य में करने का बात किया जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आज्ञा दे रहा है और भविष्य में इस काम को करने की बात हो रही है, तो ये भविष्यत काल है और आज्ञार्थक भविष्यत काल है। और तीसरा है संभाव्य, ठीक है। अब संभाव्य के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें, संभाव्य का क्या मतलब होता है। अब ये संभाव्य जो है लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये संभाव्य का मतलब ये है कि संभावना व्यक्त करना, यानी भविष्य में जो है उस काम को होने का संभावना व्यक्त कर रहा है। जैसे ओमन, हम अपने से ले रहे हैं, ठीक है, ओमन पहुँचत होबे, ओमन पहुँचत होबे। यहाँ बात हो रहा है कि ओमन पहुँचत होबे, ठीक है, यानी कि वे लोग पहुँच रहे होंगे। हिंदी में बात करें तो वे लोग पहुँच रहे होंगे, पहुँचे नहीं है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वे लोग पहुँच रहे होंगे, समझ में आएगी नहीं। तो ये हुआ संभाव्य भविष्यत काल। वैसे ही तुम क्या होगा, तोय खात रहबे या तोय पढ़त रहबे, वो पहुँच होवी। तो इस तरह का जो बात है वह हुआ संभाव्य। तो ये हमने शॉर्ट में थोड़ा लिया, अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि प्रत्येक फिर समान भविष्यत काल के भी 3 भेद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको फिर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका 3 हो जाएगा, इसका भी आज्ञार्थक का भी 3 भेद हो जाएगा और समान का भी 3 भेद हो जाएगा, फिर ये 9 भेद में टूट जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो मेन पॉइंट है, बेसिक चीज़ कम से कम इतना समझ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में हम लोग सीधे। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट थोड़ा सा पहले से तैयारी किए होंगे उनको थोड़ा सा बोर लगता होगा कि सर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करने में। कोई बात नहीं दोस्तों, जो आपका अगर कंप्लीट है तो आप जो कि यूट्यूब में जो है वीडियो को फास्ट करके देखने का ये है, आप वीडियो को हल्का सा बढ़ा करके देखें, वीडियो को फास्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देखिएगा, जिससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, डोंट वरी। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं सीधे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके, अच्छा इसी के अनुसार आप फटाफट अब तो उत्तर दे ही सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रश्न क्या कहा, प्रश्न कहता है
कि मोए काइल रांची जरूर जामू। ये कह रहा है कि मोए कल रांची जरूर जाऊँ, अभी वो जाने का बात कर रहा है। तो सिंपल है कि मैं कल रांची जाऊंगा या जाऊंगी का बात हो रहा है। तो ये क्या है, सामान्य भविष्यत काल का बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज्ञार्थक तो होगा नहीं, क्योंकि कोई किसी की आज्ञा तो दे नहीं रहा है। इसको समझ में आया कि नहीं है, संभावना व्यक्त भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर ये बोलती कि मोए कल रांची जात रहमू, ठीक है ना, समझ में, मोए कल रांची, सॉरी, संभावना कब कब यहाँ पे होता कि मोए, जैसे क्या हो सकता है संभावना में, हाँ, जैसे ये वो अगर हम लोग बोलेंगे कि मोए, है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं संभावना में क्या हो सकता है, एक मिनट, हाँ, मोए, यहाँ पे अगर हम ये बोले कि मोए रांची पहुँच, है ना, पहुँच हमू, पहुँच जाए हमू, ठीक है। तो इस तरह का बात अगर यहाँ पे बोलेगा कि इसका मतलब होगा कि हम रांची पहुँच चुके होंगे। तो इस तरह का जो बात यहाँ पे कहा जाएगा तो वो हो जाएगा संभाव्य, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, संभाव्य तो है नहीं। यही कारण है कि यहाँ पे, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें क्या है, सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चूंकि आज्ञार्थक यहाँ पे नहीं होगा, संभाव्य नहीं, संभावना व्यक्त भी नहीं हो रहा है, ना कोई आज्ञा दे रहा है, तो होगा बी नंबर। बढ़ते हैं सीधे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है और वह क्या है, देखिए प्रश्न 41 कहता है कि रानी एखन तक पढ़ते आहे, रानी एखन तक पढ़ते आहे, प्रस्तुत वाक्य में काल कर अनुसार कौन काल है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ फिर से टेंस से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा है कि कह रहा है कि रानी एखन तक पढ़ते हैं, यानी बोल रहा है कि रानी अभी तक पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि वह पढ़ना शुरू पहले से की है और अभी तक ख़त्म नहीं की, मतलब पढ़ना शुरू की है और ख़त्म भी नहीं की है। इसका मतलब है कि वो वर्तमान काल में है और वो अभी चल ही रहा है। अब सीधा सा बात है, तो वर्तमान काल, पहला तो क्या वर्तमान काल देखते के साथ टिक मार दे, नहीं, आगे भी बढ़ना है और चेक करना है। देखो ये भी वर्तमान, सब वर्तमान काल में ही है। इसका मतलब पहला नहीं देखें हम लोग, बाकी को डिटेल में देखेंगे क्योंकि बाकी का भाग है। तो वर्तमान काल देखेंगे, सामान्य वर्तमान काल, फिर है तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब तीनों में हम कैसे पता करेंगे कि ये किसका भाग है। ठीक है, देखिए इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है, अभी जैसे हमने बताया भी था आपको, ठीक है, कि सामान्य, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल कब होगा, सामान्य वर्तमान काल कब होगा, जब हम लोग बात करता है, हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि एग्जाम्पल लेके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे राम स्कूल जाएला, राम स्कूल जाएला, इसमें ये बता रहा है समान रूप से कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, वैसे तोय जो भी है, ठीक है, घर आविसला, है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो तोय घर जयसला, ठीक है, जयसला, इस तरह से शब्द है। तो राम स्कूल जायला या तोय घर जयसला, इस तरह का युद्ध है कि वह खाना खाए, वो जाएला, वो खाएला, वो पिएला। ठीक है, इस तरह से कुछ भी बात यहाँ पर अगर आता है तो फिर वह क्या आएगा, वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल में आएगा। क्या आएगा, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है कि यहाँ पे राम जो है वह या जो भी रानी है वह अभी पढ़ना शुरू की है और ख़त्म भी नहीं की है। इसका मतलब ये तो नहीं है क्योंकि वह काम शुरू भी हो गया और ख़त्म भी नहीं हुआ, इसका मतलब तत्काल हो ही रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे पता चल रहा है कि वो तत्काल में काम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। तो बताइए प्रश्न के अनुसार जो है सही उत्तर क्या होना चाहिए, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि तात्कालिक वर्तमान काल। क्यों, चूंकि वो चला है और अभी तक भी चलिए रहा है, खत्म भी नहीं हुआ है। संदिग्ध क्यों नहीं होगा, इसलिए कि कोई संभावना व्यक्त नहीं कर रहा है। संभावना कैसे व्यक्त होगा, जैसे यहाँ पे अगर वो बोलता, ठीक है, वो पहुँच जाए होवी,
वो पहुँच जाए होगी मतलब वह पहुँच गया होगा, अभी मतलब पहले आ ही रहा था और अभी तक पहुँच गया होगा, ऐसा समझ न किया। वह पहुँच जाए होगी, उमन पहुँच जाए रहबे, ठीक है, उमन पहुँच जाए रहबे, ऐसे बात, उमन पहुँच जाए रहबे, ठीक है। तो इस तरह का बात जो है तो ये संदिग्ध हो जाता है, लेकिन यहाँ संदिग्ध का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ये कह रहा है काम शुरू हो गया और खत्म भी नहीं हुआ, तो ये तत्कालीन है सीधा सीधा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फटाफट। प्रश्न संख्या 42 मारिए। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने है, फटाफट उत्तर दीजिए। क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या कह रहा है कि जब कोनो क्रिया कर भूतकाल में होवे कर संदेह बनल रहेला तब उके कौन काल कर रूप में जानेला, ठीक है। जब कोई काम जो है, जब कोई काम में कोई संभावना व्यक्त हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे कर रहे हैं, इसको दिख नहीं रहा है, हाँ ठीक है। तो जब कोनो क्रिया कर भूतकाल में होवे कर संदेह, अब बात यहाँ संदेह का है और भूतकाल का है, यानी कोई काम भूतकाल में, यानी कि भूतकाल मतलब हो चुका है, अब भूतकाल में हो चुका है कि संदेह है उसमें, ठीक है। मतलब कि वो परीक्षा लीक होवी या वो काम के खत्म कर होवी या खत्म कर चुकी होवी, ठीक है। इसका मतलब केवल संभावना व्यक्त करने के वह काम को खत्म कर चुका होगा, ठीक है, तब वहाँ संभावना है। तो ऐसा संभावना अगर रहता है तो उसको हम लोग संभाव्य बोलते हैं या संदिग्ध बोलते हैं, आपको पता ही है। तो ऑप्शन में पूर्णभूत तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पूर्णभूत कब होगा? जब वह पूरा काम पूरा हो जाया होता, जैसे ऊ खाना खाए चुईखे, ठीक है, यहाँ क्या होता है, या ऊ खाना खालक, क्या होता है, ऊ खाना खालक, या तोय परीक्षा लिख ले, इस तरह का बात रहता है तो भूतकाल होता, ठीक है। आगे अपूर्ण भूतकाल में काम पूरा ही नहीं हुआ, जैसे वो खाना खाते रहे, ठीक है, वो खाना खाते रहे, कहने का मतलब ये भूतकाल की ही बात कर रहा है कि पहले ही, बहुत पहले ही की बात कर रहा है, वो खाना खाते रहे, या वो परीक्षा लिखते रहे, मतलब वो लिखते था और अभी तक तभी तक खत्म भी नहीं किया था, तो फिर अपूर्ण भूतकाल होता है, तो फिर ये भी नहीं होगा। अब संदिग्ध भूतकाल, क्यों? क्योंकि संदेह का बात हो रहा है, ठीक है, और भूतकाल का बात है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर सही होगा। अब हेतुमत भूतकाल कब होता है? जिस किसी को नहीं समझ में आता है कि हेतुमत भूतकाल क्या है, तो हम इसको चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो देखिए हेतुमत भूतकाल क्या है, ठीक है, बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं हेतुमत भूतकाल का, ठीक है। तो हेतुमत भूतकाल कहने का मतलब है कि कोई काम जो है, ठीक है, भूतकाल में, ठीक है, भूतकाल में मतलब पिछले समय में, भूतकाल यानी बीता हुआ समय में, ठीक है, कोई काम बीता हुआ समय में होना था, क्या था? होना था, पर किसी कारणवश हो न सका, किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका, ठीक है ना, पूरा नहीं हो सका। कहने का मतलब है कि उस काम को भूतकाल में ही होना था, पिछले समय में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, तब ऐसे क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हेतुमत भूतकाल कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? एक उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा। जैसे देखिए, अगर हम बोले कि मोए, अगर हम नागपुरी बता देते हैं, अगर मोए बेस से पढ़ रहतो, क्या है? पढ़ रहतो तो परीक्षा पास हो ही जातो, ठीक है, समझ में? अब इस वाक्य में क्या कहा गया है वो देखिए। इस वाक्य में कहा गया है कि यदि अगर मैं बेस से पढ़ रहतो, ठीक है, तो परीक्षा पास हो जातो, यानी कि अगर मैं अच्छा से पढ़ा होता तो परीक्षा पास हो जाता, ये बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं अच्छा से पढ़ा होता तो परीक्षा पास हो जाता, ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि
कंडीशन डाला हुआ है कि किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाया, और अगर वह अच्छा से पढ़ा होता तो परीक्षा क्या हो जाता, पास होता जाता। तो ऐसे इस प्रकार की जब क्रियाएं रहेंगी, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हेतु हेतुमत भूतकाल बोलेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि वैसा कोई कंडीशन तो यहाँ पे लगाया नहीं गया है। ऐसा कोई बोला है कि किसी कारणवश काम नहीं पूरा, यहाँ संदेह का बात हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कि ये 42 नंबर जो है वो हेतु हेतुमत भूतकाल भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए सीधे बढ़िए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 43, इसका उत्तर दीजिए। अब ये क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 43 कहता है कि काल शब्द कर हमरे कर भाषा में का माने होवेला, यानी कि हम लोगों का जो भाषा है, ठीक है, बोलचाल की भाषा, उसमें काल का क्या मतलब है। ये हम लोग का जो बोलचाल की भाषा है उसमें काल का क्या मतलब है। ठीक है, तो क्या काल का मतलब समय होता है, तो बिल्कुल होता है। काल का मतलब पहर होता है, तो ये भी होता है। बेरा भी होता है, यानी कि इसका मतलब देवल शुभ जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काल जो है उसको हम लोग समय, पहर या बेरा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी काम किस समय में हो रहा है, किस प्रहर में हो रहा है या किस बेला में हो रहा है, इसी को तो काल बोलते हैं। ठीक है, तो फिर काल का ये तीनों ही मतलब है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ लग रहे प्रश्न में। प्रश्न संख्या 44 देखिए। प्रश्न संख्या 44 कहता है कि देवल वाक्य में कहाँ निपात कर प्रयोग हो है। ठीक है, निपात क्या चीज है, देखिए। अब दोस्तों जब जहां भी हम लोग कहीं जोर लगाते हैं, क्या करते हैं, जोर लगाते हैं, जोर लगाते हैं किसी, है ना, शब्द पर, किसी शब्द पर, तो वाक्य के किसी शब्द पर, वाक्य के किसी भी, है ना, शब्द पर हम लोग क्या करते हैं, जोर लगाते हैं। समझ में आ गया, तो वहां पे क्या बन रहा है, निपात का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देवल चलिए समझिए यहाँ पे क्या है, देवल वाक्य में कहाँ निपात कर प्रयोग हो गया। अब यहाँ पे वाक्य को पढ़िए। वाक्य यहाँ पे कह रहा है कि मोय जून, क्या कर रहा है, मोय जून तो के नागपुरी पढ़े के लिए कही रहो। सेंटेंस क्या कर रहा है, मोय जून तो के नागपुरी पढ़े के लिए कही रहो, यानी कि ये जून, ये जून, मोय जून, ये जून जो है ये एक तरह से यहाँ पे ज़्यादा हम लोग पावर लगा रहे हैं, बोलने में ताकत लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। ठीक है, कि मोय जून, यानी कि वो अपने आप को इस मोय जून कह के वो क्या कर रहा है, जोर लगाने की कोशिश कर, अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम ही आपको बोले थे नागपुरी पढ़ने के लिए। ठीक है बात, तो इस तरह से जून शब्द पर जो है यहाँ पर निपात बन रहा है। बात समझ में आए कि नहीं है, तो इस तरह से यहाँ निपात क्या हो जाएगा, जून पर। तो इस तरह से ऑप्शन के अनुसार जो है मोय में निपात है या जून में या तोके, तो यहाँ भी नहीं है, कई रो यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़िए फटाफट अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 45 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि कौन कारक कर व्यवहार में कोनो परसर कर प्रयोग नहीं होवेला। अब कह रहा है कि किस कारक का जब ऐसे व्यवहार में जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो परसर क्या होता है, जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब संबोधन कारक अधिकरण कर्ता करण, तो हम इसको थोड़ा सा आपको बता दें, आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम अभी बात कर रहे हैं कारक के बारे में। ठीक है, तो कारक में कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किसका परसर का प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में। किसमें, कारक हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन नागपुरी में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पे आप पढ़े होंगे परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। ठीक है, परसर्ग, है ना, या विभक्ति चिन्ह। तो परसर्ग पढ़े होंगे कर्ता ने, उसी प्रकार से क्या होता है, कर्म को, ठीक है, करण से, ठीक है, फिर क्या होता है, संप्रदान को के लिए, को के लिए। ठीक है,
कर्ता ने कर्म को करण से, संबोधन को के लिए अपदान से, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, अपदान से एक किस तरह पे होना, अलग होने के, है ना, अलग होना के ये अर्थ में होता है, ठीक है। वैसे होता है संबंध का के की, संबंध में क्या होता है, का या फिर के या फिर की, है ना। अधिकरण में क्या होता है, में या फिर पर। अब ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं एक बार आपको रिपीट करा दिया। अब इसमें नागपुरी में जो है सभी का यूज होता है और लास्ट में आता है संबोधन, लास्ट में यहाँ पे आ जाता है संबोधन, है ना, लिख लेना, ठीक है। हे हो अजी अरे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हे हो अजी अरे, ये आ जाएगा संबोधन, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है, याद रखिएगा, कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वह कर्ता ने, ये जो है इसका प्रयोग जो है वह नहीं होता है नागपुरी में, कर्ता ने, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है कर्ता ने। आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा, इसका नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है। अब आते हैं सीधे सीधे ऑप्शन में। अब तो आप उत्तर दे सकते हैं, देखिए ऑप्शन पढ़िए फटाफट, आप उत्तर दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोलता है कि कौन कारक कर व्यवहार में कोनो प्रसरण में कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। क्या संबोधन में नहीं होता है, बिल्कुल होता है, संबोधन में हे हो अजी अरे, ठीक है। अच्छा, हम जो बताए अभी वो हम हिंदी के अनुसार बताए, तो नागपुरी के अनुसार भी कोई दिक्कत नहीं है। संबोधन में जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, हम लोग बोलते हैं ना अरे लड़का, ठीक है, या फिर ए ना का कर थे, इस तरह का यूज हम लोग करते हैं। तो ए ना, अरे, ए, ओ, इसमें भी यूज होता है, ठीक है। अब अधिकरण, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत लिख दें अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है। अधिकरण में ऐसे हम लोग लिखते हैं नागपुर हिंदी में में या पर, ठीक है। तो नागपुरी में हम लोग क्या लिखते हैं, में या ऊपरे, में या ऊपरे यूज होता है, तो इसका भी यूज होता है। तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, यहाँ पर संबोधन में नहीं होगा। अब आगे है करण, करण जो है ये भी नहीं होगा, क्यों, चूंकि नागपुरी में जो है कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं से या फिर सय, जैसे बोलते हैं ना ऊपर सय जात हैं, ठीक है। तो सय से या फिर सय ये भी यूज होता है। तो फिर क्या यूज नहीं होता है, कर्ता यूज नहीं होता है। कैसे यूज नहीं होता है हम बता देते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं हिंदी में, तो हम लोग लिखेंगे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, ये बात हमने लिखा। उसको अगर नागपुरी में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, राम खाना खालक, राम खाना या भात खालक, ये यूज करेंगे, राम भात खालक। अब बताओ कहीं भी ने का यूज हुआ क्या, यहाँ पे ने का यूज हुआ नहीं ना, तो ने का यूज नहीं हुआ। वैसे अगर हम यहाँ बोलेंगे कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो अगर हम यहाँ पे बोल दिए कि राम ने रावण को मारा, तो हम लोग नागपुरी में सीधे क्या बोलेंगे, राम रावण के मारलक। अब वहाँ पे ने का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा कर्ता कारक, ये सही उत्तर हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे यूज नहीं होगा, कर्ता के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। चलिए ये बात समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग सीधे सीधे अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 46। देखिए प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है, इसका उत्तर दीजिए फटाफट। कहता है कि क्रिया कर आधार के अभिव्यक्ति करेक वाला कौन कारक होएला। अब क्रिया की इसका क्या मतलब है, देखिए क्वेश्चन भी आपको समझना कंपलसरी है। तो क्रिया कर आधार के अभिव्यक्त करेक वाला कौन कारक होएला, तो इसमें बताया संबंध कारक नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा हम बता दे रहे हैं, ठीक है। संबंध कारक भी नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा, और यहाँ पे होगा कौन, अधिकरण। कैसे, देखिए जैसे अगर हम बोलते हैं कि कोई भी काम हम बोल देते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण लेते रहते हैं यहाँ पे किताब, है ना, किताब टेबल ऊपरे है, टेबल, है ना, ऊपरे है या राखल है। आप किताब टेबल ऊपरे है या किताब टेबल ऊपरे राखल है, इसका मतलब है या टेबल ऊपरे राखल है मान लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपरे यूज आ गया, ठीक है। और ऊपरे मतलब कि रखा हुआ तो है, लेकिन कहाँ रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं है। वैसे ही
अगर हम ये बोल दें कि मोए पैसा के, क्या लिख दें, मोए पैसा के, है ना, कहाँ रख लो, मोए पैसा के झोला में रख लो। यहाँ पे हम डाल देते हैं झोला में रख लो। इस तरह का शब्द हमने यूज किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पैसा को तो हम रखे, लेकिन कहाँ रखे, झोला में, ठीक है। तो रखने का यहाँ पे काम हो रहा है, क्रिया है, लेकिन क्रिया का आधार यहाँ पे कौन बना रहा है, में। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ क्रिया का आधार कौन बना रहा है, में बना रहा है क्रिया का आधार। के पैसा कहाँ है, झोला में। वैसे ही किताब कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया है, तो टेबल के ऊपर रखा गया। बात समझ में आए क्या। तो इस तरह से अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है जो है वह अभिव्यक्त करता है क्या करने, क्रिया के आधार का, ठीक है बात। तो इस तरह से यहाँ पे अधिकरण कारक के साथ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हम आते हैं 47 नंबर। देखिए क्या कहता है 47 नंबर, पढ़िए फटाफट को प्रश्न को, कि देवल में से कौन संप्रदान कारक कर परसर्ग के। ये तो बहुत इजी, अभी हम बताए थे कि संप्रदान कारक का परसर्ग कहने का मतलब विभक्ति चिन्ह। और अगर हम थोड़ा सा अगर हम देखें तो हिंदी में पहले समझ लीजिए, हिंदी से इंग्लिश नागपुरी में रिलेट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। संप्रदान तो क्या होता है, कर्ता ने, क्या होता है, कर्ता ने, वैसे ही एक मिनट ये मिट जाएगा फिर, हाँ, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, ठीक है, क्या होता है, करण से, फिर क्या है, संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान का क्या होता है, को के लिए, को और के लिए, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड यहाँ पे यूज होता है। तो यही पूछ रहे हैं संप्रदान के लिए क्या यूज होगा। अब ये तो हमने बताया किसके में बताया, ये बताया हमने हिंदी में। अगर हम इसको नागपुरी में देखते तो क्या होता, देखिए अगर हम इसको नागपुरी में देखते तो क्या होता, देखिए कर्ता ने का तो प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में। अब कर्म को के जगह क्या आ जाता, के, को के जगह क्या आ जाता, के, ठीक है। करण में से है तो से नागपुरी में भी रहेगा से, और से के साथ और एक वर्ड यूज होता है सय, ठीक है। से के साथ और एक यूज क्या होता है, सय। जैसे राम सय गेले, ठीक है, समझ में आएगी ना, राम सय गेले, या उकर से हैं, ठीक है, या उकर सय या उकर संगे, ठीक है, बैठ है, इस तरह से यूज होता है तो करण के लिए। अब संप्रदान में यहाँ पे हिंदी में क्या यूज है, को या फिर के लिए। और इसी को संप्रदान में नागपुरी में अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, के। अगर हम बात करें नागपुरी में तो क्या यूज करेंगे, के या ले या लागिन। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे के, उकर, उकर ले या उकर के या उकर लागिन, इस तरह का वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरह से लागिन, ले और के तीनों ही इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा खिचबीज यहाँ पे हो जा रहा है, आप बोलेंगे तो हम इसको मिटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैसा लग रहा है बताते चलिएगा। और हम बोल नहीं रहे बार बार लाइक नहीं करने का, इसका मतलब ये मत कि आप इसको वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। जो कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, यही आप लोगों से शिकायत रहती है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमको उतना ही अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बढ़िए अगला प्रश्न में, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या कह रहा है कि कॉपी किताब कौन किस्म कर समास है। कॉपी किताब कौन किस्म कर समास है। अब दोस्तों ये सिंपल सा बात है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर समास पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉपी किताब जो है कौन सा समास है। अगर हमें बात करें कॉपी और किताब, ठीक है, फिर यहाँ पे नहीं बना स्पेस, कॉपी किताब, ठीक है बात। तो कॉपी किताब एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह अगर आपके पास नहीं भी है तो कॉपी किताब का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कॉपी और
किताब। समास वगैरह करेंगे तो क्या होगा, कॉपी और किताब। और जब भी समास वगैरह करते समय बीच में और आया तो इसका मतलब समझ लीजिए वह कौन सा समास है, यह हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, और इसका मतलब कि कर्मधारय तो नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, बहुप्रिय भी नहीं, ऑप्शन में दिया ही नहीं, क्योंकि हमारा क्या होना है, द्वंद्व है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवल में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, देखिए अब ये जो बताए हैं ये ऊपर नीचे हो गया है, तो ये जो दिए हैं ये किसका, ये 48 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है। अब 49 नंबर में क्या कहता है, देखिए 49 नंबर कहता है कि हाँ, कौन किस्म कर समास में कारक विभक्ति कर लोप होएला। अब कौन किस्म का यानी किस किस्म का, किस प्रकार का समास में कारक का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप। तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, अभी मैंने तुरंत बताया था कि नागपुरी में क्या होता है दोस्तों, सॉरी हाँ, नागपुरी में जब हम विभक्ति चिन्ह का बात करते हैं, ठीक है, कारक के विभक्ति चिन्ह का, तो कारक में क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, इस तरह से बहुत। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं समास का, तो आपको हम बता दें थोड़ा सा, ठीक है, कि समास के मुख्य रूप से कितने भेद हम बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से देखें, और पीटर शांति नवरंगी के अनुसार आप बात करें तो 6, योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार बात करें तो 8। ठीक है, और भी बहुत सारे अन्य हैं, ठीक है, नागपुरी के विद्वान, उनके अनुसार अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, तो हम बात करें कि जनरल रूप से तो ये 6 और एक 9, एक नए समास मिला के 7 हो जाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो 7 है, उसमें से एक है तत्पुरुष समास दोस्तों, उसमें से एक क्या है, तत्पुरुष समास। ये नया क्या है देखते हैं, ये तत्पुरुष समास जो है ना, इस तत्पुरुष समास के फिर से 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद, किसके, तत्पुरुष समास के। और इसी 6 भेद में क्या क्या होता है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, समझ में आया, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक है, अपदान तत्पुरुष, ये सारे तत्पुरुष होते हैं। ठीक है, और इसी तत्पुरुष में जो है क्या होता है, एक तरह से कर्ता का विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अब सॉरी, कारक के विभक्ति चिन्ह। अब कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हमने अभी बताया कर्ता ने, क्या होता है, कर्ता ने, यहाँ पे कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। ठीक है, अच्छा ये हमको यहाँ पे लिखना था, 1 मिनट, सारा कुछ मिट जाएगा। हाँ, 1 मिनट याद, ये क्या हो गया, चलिए ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने, कर्ता विभक्ति चिन्ह होता है ने, और ये नागपुरी में यूज नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं, ये नागपुरी में यूज नहीं होता है। बाकी के तत्पुरुष के जो 6 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद, किसके, तत्पुरुष समास के। तो 6 भेद में जो है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, संबंध, इस सब का यूज होता है, किसको छोड़कर, कर्ता को छोड़कर। तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किस समास के में जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास जो है, फिर से हम बता दे रहे हैं आपको कि किसका, तत्पुरुष समास। ठीक है ना, ये जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास का जो कर्ता है, इस कर्ता का ने का जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, बात आपको समझ में आया होगा कि इसका ने विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, यही कारण है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, बढ़िया। अगला प्रश्न में ये आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि लैंग्वेज हैंडबुक सादानी नामक किताब कौन किस्म कर किताब है के। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि लैंग्वेज हैंडबुक, है ना, लैंग्वेज हैंडबुक सादानी नामक जो किताब है ये किस किस्म का किताब है। देखिए फटाफट, 4 ऑप्शन आपके पास, ये गद्य कृति का है, पद्य कृति का है, या व्याकरण रचना है, या नागपुरी भाषा परिचय है। दीजिए फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, ठीक है, कि इसका उत्तर क्या है। दोस्तों हम बता दें कि लैंग्वेज हैंडबुक क्या है, लैंग्वेज हैंडबुक सादानी,
ये जो नाम है लैंग्वेज हैंडबुक सदानी नाम का जो किताब है, ये एक प्रकार का व्याकरण किताब है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर हेनरिक के द्वारा, है ना, डॉक्टर हेनरिक फ्लोर, डॉक्टर हेनरिक फ्लोर, ये डॉक्टर हेनरिक फ्लोर के द्वारा जो है सन 1931 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, एक प्रकार का ग्रामर किताब है। तो आई होप आपको क्लियर होगा दोस्तों। आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, हम बार बार आपसे नहीं कहते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम भी आपके लिए जो है समय निकाल के आपको वीडियो बनाते हैं, वीडियो देते हैं, तो इसका कम से कम थोड़ा सा भी हेल्प कीजिए। ठीक है, वीडियो जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना किसी सोचे समझे जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब सभी को तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।